गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी सी पढ़ाई घर पे चल रही होगी। आज हम लोग क्या लेके आए हैं? आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ओम्स लॉ का वीडियो लेके आए हैं। ओम्स लॉ ये अपन लोग को फिजिक्स में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पढ़ना है। क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स में दोनों में पढ़ना है। दोनों में थोड़ा सा का फ़र्क होता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लॉ का जो इक्वेशंस होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ी सी डाटा बढ़ जाती है। 10th में हम अपन लोग को लिमिटेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, 12th में लिमिटेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? पहले तो ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बता दें, ओम्स लॉ का इतिहास। ओम्स लॉ 19th सेंचुरी में आया, मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी ये मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिस्ट, एक जर्मन के फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्हीं के नाम पे ये लॉ रखा है, ओम्स लॉ। उनके नाम पे ये लॉ रखा हुआ है, ओम्स लॉ। ठीक है, उन्होंने उनका जन्म 1789 जर्मनी कोई सिटी था इरीगन लैंड या इरीगन करके, और 1854 में मृत्यु हुई मुनिच में। जन्म मार्च में हुआ था और मृत्यु जुलाई में हुई थी, शायद 6 जुलाई को मृत्यु हुई थी, 16 मार्च के आसपास जन्म। डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये लॉ इम्प्लीमेंट कब हुआ था, लागू सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में ही दिया था, और 1841 में उनको अवार्ड मिला था, कोई डेविड कोपले अवार्ड, इस तरीके से। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी ओम्स लॉ जिसको दिया उसके बारे में। अब चलिए ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स में, हिस्ट्री लेकिन फिर भी जानना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है। इसलिए ये डाटा हम लिखे नहीं है, लिखना चाहते हैं तो जो जो हम बोले वो लिख लीजिएगा। कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किस ईयर में लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, किस ईयर में अवार्ड मिला। ठीक है, काफ़ी है इतना, और भी बहुत सारी हिस्ट्री। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस across potential difference between terminal is directly proportional to the electric current across the conductor। ये लॉ है, कोई थ्योरम नहीं है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर सकते हैं। इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इसका अगला वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ओम्स लॉ का। ठीक है, इसमें पहले समझ ले ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ कहता है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है,
ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इस दोनों पॉइंट के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारा करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पढ़े ना, कंडक्टर में होता है पॉजिटिव आयंस, ठीक है। कंडक्टर का जो मटेरियल होता है वो बना होता है आयन से, उसका होता है पॉजिटिव आयंस, और एक तरफ होता है इलेक्ट्रॉन। ये ब्लैक से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही है ना, इधर से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये पॉजिटिव आयंस किधर जाएंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जो नेट होता है, नेट फ्लो, वो निकलता है पॉजिटिव टू निगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कहता है, ये कंडक्टर को जहाँ रखे हो वहाँ का कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, मैंने एक लाइन में लिख दिया है ऑल फिजिकल कंडीशंस, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब अगर कांस्टेंट रहे, अगर ये सब कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो मान लीजिए भी हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, आई हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर ये सब चीज़ कांस्टेंट रहे, जहाँ कंडक्टर रखा है अगर वहाँ पे ये सब चीज़ कांस्टेंट रहे, तो जो हमारा भी होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलना है बोलिए, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज कंडक्टर को मिलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा। जितना कम वोल्टेज मिलेगा उतना कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। एंड वाई दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ? बिकॉज गिवन बाई जॉर्ज साइमन ओम, ए जर्मन फिजिस्ट। यहाँ पे लिख लो, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ पड़ा, ठीक है। ये एक जर्मन फिजिस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में ही काम किए हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या ऑल फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट, जहाँ पे हम कंडक्टर को जहाँ पे रखेंगे, जिस एटमॉस्फेयर में रखेंगे वहाँ का ये सब कंडीशन अगर कांस्टेंट होगा, कोई परिवर्तन ना हो, तो वहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कंडक्टर को दिया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो V बराबर I, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा R। R को क्या कह सकते हो? तो वेयर R इज, एक तो बोलोगे सर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक तो बोलोगे क्योंकि प्रोपोर्शनल हटा के आया है। और सेकंड थिंग इज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अपना खुद का एक इंडिविजुअल नाम, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। एक बात आपको और बता दें, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ओम्स लॉ वैलिड होता है, बहुत जगहों पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। ओम्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ? सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ ये कहता है कि एक करंट के लिए एक वोल्टेज आएगा। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है V बराबर I R, ये कैसा इक्वेशन है?
ये लीनियर इक्वेशन है। अर्थात अगर हमने इस 2 वोल्ट वोल्टेज लिया है तो 2 वोल्ट वोल्टेज के लिए अगर करंट मान लीजिए 1 एम्पियर मिलता है तो 2 वोल्ट के लिए 1 एम्पियर ही मिलेगा, 1 एम्पियर के अतिरिक्त और नहीं मिलना चाहिए। एक वोल्टेज के लिए, एक वैल्यू वोल्टेज के लिए एक करंट का वैल्यू मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ऐसा कहता है, बट ये हर जगह पे नहीं वैलिड होता है, इसलिए इसका लिमिटेशन भी है। 10th में लिमिटेशन का नहीं पढ़ाई करना है, 12th में लिमिटेशन पढ़ना है। बहुत बार लिमिटेशन आता भी है क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए इतना पहले नोट करो, उसके बाद हम इसका आगे की कहानी समझाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए आप लोग। अब देखिए ज़रा कुछ बात और बताए। ये था आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। इसको आपको वेरीफाई कर सकते हो, मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राफ V वर्सेस I, अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा x एक्सिस y एक्सिस, हमारे पास इक्वेशन क्या है, V बराबर IR, यही ना इक्वेशन है। इसी को तोड़ मरोड़ के 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो V को y पे प्लॉट करो, I को x पे, और R हो गया mx, y इक्वल टू mx। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू mx का ग्राफ ऐसा ही बनता है। एक स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। यहाँ पे जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे m के जगह पे क्या है, r, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ पे जो देगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये ग्राफ है ओम्स लॉ का, कि करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, लीनियरली सिंगल वैल्यू वोल्टेज के लिए सिंगल वैल्यू करंट मिलेगा, एक वैल्यू वोल्टेज के लिए एक वैल्यू करंट मिलेगा। और इस ग्राफ में जो स्लोप का होगा वो स्लोप की भूमिका कौन निभाएगा, तो स्लोप की भूमिका रेसिस्टेंस निभाएगा। कौन निभाएगा, रेसिस्टेंस। y इक्वल टू mx, y के जगह पे भी, ये कोई चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस पे भी हो, y पे भी हो और x पे i हो, इट डजेंट मैटर, उसको आप चेंज कर सकते हो, पर बेसिक चीज़ होता है इस पे लेने का, ठीक है। तो ऐसा ले लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो v वर्सेस i का जो ग्राफ होगा, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार वो ऐसा होगा। वैसा लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करे, उसी लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx। तो m के जगह पे r, मतलब कि इस ग्राफ में जो स्लोप होगा वो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बराबर, ठीक है। तो लॉ बता दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ग्राफ बता दिया, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। एग्ज़ाम में बहुत बार CBSE क्लास 10th में ग्राफ को लेके आता है कि ग्राफ आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। 4 गो वैल्यू देगा, इतना एम्पियर के लिए इतना करंट, इतना एम्पियर के लिए इतना वोल्टेज, इतना एम्पियर के लिए इतना वोल्टेज आपको देगा। सिंपल सा ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। मैं आपको ग्राफ लेके भी दिखा दूँगा, बना के दिखाऊँगा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल से जो डाटा मिलेगा उस डाटा को हम लोग प्लॉट कर देंगे, ठीक है। उस डाटा को हम लोग प्लॉट कर देंगे। चलो, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, कोई दिक्कत। अब चलो कुछ खास बात और बताते हैं। ये ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ है, ये जो ओम्स लॉ है इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ।
नॉट वैलिड इन सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर में नहीं काम कर सकता है। उसमें जो ग्राफ होता है नहीं ऐसे होना चाहिए ना ग्राफ, तो वो हल्का सा ग्राफ सीज करता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये आपको डायोड में नहीं काम करता है, नॉट वैलिड इन डायोड। ठीक है, डायोड में नहीं काम करता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 वोल्ट वोल्टेज देता हूँ तो करंट मिल रहा था मान लीजिए 10 के पावर -3 मिली एम्पियर। अगर मैं इसको -3 वोल्टेज देता हूँ ना, अब करंट मिलना शुरू हो गया 10 के पावर -6 एम्पियर। मिली लिखिए, चलो 1 मिली एम्पियर और यहाँ लिखते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। देखिए पहले मैं वोल्टेज दे रहा था 3 वोल्ट तो करंट आ रहा था 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना कि डायरेक्शन चेंज कर दिया, वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब -3 वोल्ट कर दिया। ठीक है, मैंने निगेटिव पॉजिटिव निकाल के इंटरचेंज कर लिया। जब इंटरचेंज किया तो अब वोल्टेज का डायरेक्शन अपोजिट किया तो हो गया -3 वोल्ट। तो -3 वोल्ट जैसे गया ना तो उतना ही मैग्नीट्यूड का करंट नहीं मिल रहा है, करंट चेंज हो गया। करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसमें भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सब काम चलाओ ग्राफ बस समझाने के लिए। ठीक है, एंड तीसरा लास्ट थिंग एंड तीसरा लिमिटेशन, नॉट वैलिड इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी नहीं काम करता है। ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन है। वहाँ पे पता है एक वैल्यू के लिए, वोल्टेज के एक वैल्यू के लिए बहुत सारे करंट मिलते हैं। वोल्टेज के एक वैल्यू के लिए बहुत सारे करंट हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लिमिटेशन। मतलब ओम्स लॉ बना इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का ही चीज़, वोल्टेज का रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, लेकिन वोल्टेज का रिलेशन वो भी इलेक्ट्रिक करंट से कैसा रिलेशन है, लीनियर, एक वोल्टेज के लिए एक। लेकिन ये हर जगह पे वैलिड नहीं है। ये बहुत जगहों पे जाके क्या होता है, नॉट वैलिड बन जाता है। इसकी वैलिडिटी हर जगहों पे नहीं, और भी लिमिटेशंस हैं, पर काम चलाने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, एक चीज़ और, जहाँ ओम्स लॉ इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ काम करता है, ठीक है, ओम्स लॉ जिस कंडक्टर में काम करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जिस कंडक्टर में नहीं काम करता है उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए कंडक्टर इन विच ओम्स लॉ वैलिड, और ए कंडक्टर इन विच ओम्स लॉ डज नॉट वैलिड। मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में 3-4 बात बताई। एक तो ओम्स लॉ किसने दिया, ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी कहते हैं, और ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या था, और ओम्स लॉ के बेसिस पे 2 प्रकार के कंडक्टर। जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ काम करेगा ओमिक कंडक्टर, जिसमें नहीं काम करेगा नॉन ओमिक। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, सर्किट बनाएंगे, वहाँ पे ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज रीडिंग करेंगे और इस इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।